हेलो लर्नर, दिस इज एकता रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू अपनी अध्ययनशाला। 1000 एमसीक्यू सीरीज में से हम कर चुके हैं अब तक 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूपी टीजीटी का 2021 वाला पेपर। इसके बाद हम और पेपर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने ये 100 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं ना, तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और इनको पढ़ लीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। 101 क्वेश्चन। लेजर इज अ बुक ऑफ, यानी खाता बही एक पुस्तक है ओरिजिनल एंट्री की, फाइनल एंट्री की, एडजस्टमेंट एंट्री की या रेक्टिफिकेशन एंट्री की। ठीक है, चलिए समझते हैं लेजर क्या होता है। लेजर एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होती है। क्या होती है? लेजर होती है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इसको हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है। ठीक है, जर्नल जो होता है बुक ऑफ आपकी ओरिजिनल एंट्री होता है और लेजर आपका बुक ऑफ फाइनल एंट्री होता है। इसको हम रेफरेंस बुक भी कहते हैं। इसमें टी तरीके से आपके अकाउंट्स बनते हैं, जिसमें यहाँ डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, यहाँ पर बाय लिखा जाता है, यहाँ टू लिखा जाता है। ठीक है, और आपका जो लेजर अकाउंट में जर्नल से ट्रांसफर किया जाता है एंट्रीज का, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ आंसर है हमारा लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जरा समझो पहले इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है और आपका हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। हायर परचेज सिस्टम होता है जब वेंडर जो है परचेजर को एक गुड्स बेचता है और वो गुड्स जो है उसका पेमेंट एक साथ ना करके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है। अब ये गुड्स जो है उसके लिए परचेजर डाउन पेमेंट कर देता है कुछ, और थोड़ा सा जो पैसा बचता है रिमेनिंग रहता है, उस पैसे को क्या करते हैं, बैलेंस के साथ में इंटरेस्ट के साथ में जोड़कर उसको इंस्टॉलमेंट बनाकर पेड कर दिया जाता है। अब यहाँ समझो कुछ वर्ड्स हैं ऐसे ऐसे ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया जाता है। ठीक, अब समझो जरा कुछ वर्ड्स हैं, रिपोजिशन, ओनरशिप, रिपोजिशन, पोजेशन, रिपोजिशन एंड रीसेल। हायर परचेज सिस्टम में पोजेशन इमीडिएटली दी जाती है, इमीडिएटली आप दे देते हो, इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट पोजेशन मिल जाती है। ओनरशिप कब दी जाती है आपको? तब दी जाती है जब लास्ट पेमेंट कर देते हो आप, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी तब होगी। ठीक है, और रिपोजिशन हो सकता है क्या? रिपोजिशन ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि आपने अगर डिफॉल्ट कर दिया, कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो रिपोजिशन हो जाएगा। वेंडर को ये हक होता है कि वो आपकी गुड्स वापस ले जाए और आपके जो है जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपने पे की है उनको फॉरफिट कर ले, उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है फिर आपको। ठीक है, तो रिपोजिशन हो सकता है। रीसेल, रीसेल नहीं कर सकते हो आप गुड्स को, यहां पर नहीं हो सकती। ठीक, अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को समझिए। यहां पर ये दोनों चीजें इमीडिएट मिल जाती है। कब मिल जाती है? इमीडिएट मिल जाती है। जैसे ही आपने एग्रीमेंट किया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का, उसी समय आपका क्या होता है, यहां पर इमीडिएट आपको ओनरशिप और पोजीशन मिल जाती। क्योंकि ओनरशिप आपको मिल चुकी है इसलिए रिपोजिशन नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका जो वेंडर है, वेंडर आपसे सामान को वापस नहीं लेके जा सकता, सामान आपके पास ही रहेगा, अगर भले ही आपने इंस्टॉलमेंट की डिफॉल्ट कर दिया है, पेमेंट नहीं की है तो भी। और रिसेल यहाँ आप कर सकते हो गुड्स को। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब ओनरशिप आपके पास मिल गई है तो आप उसको रिसेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिफरेंस, और ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब जल्दी से लगाते हैं इसके आंसर को। पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड एंड इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल होता है, इंस्टॉलमेंट में होती है। ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर्स हैज अ राइट टू टेक बैक द गुड्स। क्या होता है ऐसा? इंस्टॉलमेंट में हमने बताया था कि जो गुड्स है उसकी ओनरशिप आपको मिल जाती है फौरन, तो यहाँ पर वो सेलर जो है उसको यहाँ राइट नहीं होता है, तो यहाँ ये वाला आंसर बन जाएगा आपका। आगे पढ़ लेते हैं। परचेजर प्रिपेयर्स एसेट्स अकाउंट, सेलर्स अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीजें वो बनाता है अपने यहाँ पर। परचेजर हैज राइट टू सेल द एसेट एट एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी, बिल्कुल डिलीवरी मिलने के बाद वो कभी भी उसको सेल भी कर सकता है। तो राइट आंसर इज ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर कैन नॉट टेक इट बैक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स,
देखिए इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो नेशनल इनकम होती है उसका शेयरिंग करना अमंग द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए तो यहाँ आंसर बन जाता है आपका राइट, सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एजेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका कोऑर्डिनेटिंग होता है, क्योंकि हर फंक्शन में, मैनेजमेंट के हर फंक्शन में इसकी नीड होती है। ठीक है, आपके सारे फंक्शन आपके काम नहीं करेंगे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो होते हैं और उनकी ऑब्जेक्टिव के साथ में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ में उसका कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग में भी आपका कोऑर्डिनेशन यूज होता है, क्योंकि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन से ही होगा। तो ये आपके मैनेजमेंट का एजेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट बाय द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग देयर आउटपुट एट दैट पॉइंट ऑन विच इट्स। देखिए मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार जब एक सेलर होता है और उसके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है गुड्स का, ठीक, वो प्राइस का मेकर होता है ना कि टेकर, और वो अपनी मर्जी से बड़े बड़े ऊंची ऊंची प्राइसेस लगा सकता है। ठीक है, और हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होता है? मोनोपोली क्या होती है? एकाधिकार होता है। इसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए, जो आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट होती है, वो जो उसका कर्व होता है एम आर को नीचे से कट करता है ना। एम आर जो एमसी है ये एम आर को नीचे से कट करता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये इक्विलिब्रियम कहलाता है, इनका ई पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाता है। और जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहीं पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वहीं पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है इनको। तो यहाँ ये आंसर आपका बन जाता है जहां ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट नहीं है। कॉपरेशन, मोटिवेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। देखिए सहयोग होता है, बिल्कुल होगा, कोऑर्डिनेशन सहयोग की जरूरत पड़ती है। अभिप्रेरण नहीं सुना है हमने। ठीक है, पारस्परिक समझ होती है, संप्रेषण होती है, बिना कम्युनिकेशन के तो कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ आंसर बन जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन डायरेक्टली से रिलेटेड है। नेक्स्ट भी पहुंचते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी इज। देखिए सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है? ये WTO लगाता है आपातकालीन कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आयात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उससे जो घरेलू उद्योग होते हैं उनके बहुत नुकसान होता है उनके प्रोडक्शंस पर। तो इसलिए उनको रोकने के लिए एक टैरिफ बैरियर लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी। ठीक है, ये WTO लगाती है, किसके लिए लगाती है? टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, यानी स्वदेशी उद्योगों के लिए, जो घरेलू उद्योग होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए। तो राइट आंसर इज टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। इन केस ऑफ सब लीज, रॉयल्टी अर्न्ड बाय द लेसर इज क्रेडिटेड टू। उपट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क क्रेडिट किया जाता है सब लीज अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। देखिए चाहे सब लीज हो या फिर नॉर्मल लीज हो, आपका यहाँ पर क्या होता है? जब लेसर के लिए हमने पढ़ा था, जब अर्न होता है ना उसको रॉयल्टी, तब वो एंट्री बना देता है लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। उसमें अगर शॉर्ट वर्किंग भी है तो शॉर्ट वर्किंग को भी हम क्रेडिट कर देते हैं, शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल। तो यहाँ एंट्री सीधे सीधे क्रेडिट हम क्या कर रहे हैं लेसर के यहाँ? लेसर क्रेडिट करेगा, क्या करेगा? आपका रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। सब लीज होता है जैसे कि री रेंटिंग करना, आपने किसी से रेंट पे लिया, लीज पे लिया, और फिर आपने उसको सब लीज कर दिया, किसी और को, थर्ड पार्टी को दे दिया, तो ये सब लीज होता है। तो दोनों ही कंडीशन में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट करते हैं जब अर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट इंक्लूड। साख नियंत्रण की परिमाणात्मक तकनीकों में निम्नलिखित तकनीक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कौन कौन सी होती है? देखिए जो RBI की टेक्निक्स होती है वो दो तरीके होती है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आ जाती है आपकी ओपन मार्केट ऑप्शंस, और आपका CRR, बैंक रेट, SLR, ये सब चीजें जो रेट्स में होती है ना, वो क्वांटिटेटिव में आ जाती हैं। और क्वालिटेटिव हो जाती है आपकी नैतिक प्रोत्साहन, यानी मॉरल ससेशन, और एक आ जाता है आपका रैशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट, यानी साख को नियंत्रण करना। ठीक है, साख की लिमिट को नियंत्रित करना, साख सीमा के निर्धारण। ठीक, और एक हो जाता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कि मार्जिन की आवश्यकता। तो ये हो जाते हैं क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव हो जाते हैं आपके ये वाले ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल
कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट पॉलिसी। तो आंसर हो जाएगा हमारा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट, जो कि हमारा एक क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है। ठीक, नेक्स्ट पूछते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वाज कैरिड आउट बाय, ये सबको पता है भाई कि ये दिया था किसने, जॉर्ज एल्टन मेयो ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज एल्टन मेयो ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें लाइटिंग में चेंजेस कर दिए थे, वर्क के ब्रेक में चेंजेस कर दिए थे, और फिर देखा था कि जो एम्प्लॉय हैं उनके बिहेवियर पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट था, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो किसने किया था? जॉर्ज एल्टन मेयो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। सबसे पहले समझिए परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन तब होता है जब बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है ना वो सेम है, प्राइसेस भी सेम होते हैं, और क्लोज सब्स्टिट्यूट इनका, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं इनके, और कंपटीशन बहुत होता है, और क्योंकि फ्री एंट्री रहती है मार्केट में, तो यहाँ क्या है, और ये जो फर्म होती हैं इनकी प्राइस टेकर होती हैं, यानी ये खुद डिसाइड नहीं कर सकती, एक डिसाइड कर दिया जाता है, उसको फिर सभी लोग फॉलो करते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, 25 रुपए का आता है तो 25 रुपए का ही आता है, ठीक है, आधा लीटर, तो इस तरह से है। और अब इसमें पूछें अगर शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, किस तरह से होता है, तो यहाँ देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा शॉर्ट रन में होगा, और लॉन्ग रन में यहाँ क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, राइट। आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपके परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कमा सकती है शॉर्ट रन में ही केवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फर्म प्रिपेयर्स, क्या प्रिपेयर करते हैं, देखिए जो पार्टनरशिप डीड बनता है उसी में आप डिसाइड करते हो ना कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर, या ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, सैलरी कितनी जाएगी, कमीशन कितना दिया जाएगा, तो इन सबको इकट्ठा करके हम कहाँ लिखते हैं, सारा का सारा प्रोविजन बनाए जाते हैं आपके पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। द राइट आंसर इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, सबको पता होगा ये आंसर। नेक्स्ट, ऑन 28 मार्च 2019 stock worth 10,000 was lost by fire. Lost by fire. ठीक है. The insurance company admitted full claim on 31st March 2019. While preparing final accounts, it will be shown. देखिए सबसे पहले तो ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को आप अगर एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए बनेगी एंट्री लॉस बाय फायर, ठीक, लॉस बाय फायर डेबिट टू आपका परचेज अकाउंट, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। तो ये परचेज आ रहा है यानी ट्रेडिंग अकाउंट में तो जा रहा है, ये जा रहा है आप, ठीक है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए जब अब नॉर्मल लॉस होता है ना आपको, उसको हम चार्ज वैसे कर लेते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है उसका, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम उसके लॉस को चार्ज कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस से चार्ज ना करके उसको आपकी इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, और जब तक हमें पैसा उसका नहीं मिलता है हम बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट्स से दिखाते हैं उस अमाउंट को, ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट में भी आएगा। जैसे ही अमाउंट हमको मिल जाता है क्लेम का, उसको फिर ट्रांसफर कर देते हैं बैंक अकाउंट में, तो जाना तो आपका बैलेंस शीट में भी है, तो दो जगह जा रहा है, कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो राइट आंसर इज बोथ इन ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर इज, बायर और सेलर का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है परचेज सिस्टम में, आपका होता है बेलर एंड बेली का, ठीक। नेक्स्ट सोचते हैं, मिस्टर एक्स अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म withdraws 2000 at the end of the each month, rate of interest is 5%, interest on drawings at the end of the year will be, क्या होगा। देखिए साझेदार जो है हर लास्ट डेट को, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं ड्राइंग्स के लिए, अगर पहली डेट पर किया है तो, मान लिया पहली डेट पर किया है या बीच में कर लिया है या 31 या 30 को किया है, तो पहली अगर फर्स्ट डेट पर अगर करते हो तो 6 मंथ का, 6.5 महीने का लगता है, 6.5 महीने का आपका इंटरेस्ट निकाला जाता है, और अगर बीच में किया है तो आपका निकलता है 6 मंथ का, और लास्ट में किया है तो 5.5 महीने का निकालते हैं आप, ठीक है। तो यहां निकाल लेते हैं, देखो सबसे पहले तो 2000 इंटू 12, 12 थी ना, ठीक, फिर इस पर लगाया हमने 5%,
प्लस, और इसके साथ में हमें सबसे एंड में किया है ना, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, ठीक। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 से तो 12 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसके बाद हमने निकाला तो ये आ गया 550 आपका, तो राइट आंसर इज 550, ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट पे चले। ऑडिटिंग इज मैंडेटरी फॉर, अंकेक्षण अनिवार्य है ट्रस्ट के लिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के लिए, सोल प्रॉपर्टीज के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए। देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के लिए, किसके लिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज्यूम्स, क्या एज्यूम्स करता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है कि क्या, कि आपका एक फैक्टर तो वेरिएबल रहेगा और बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके फिक्स्ड रहेंगे। सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्रेशियम्स लॉ स्पेसिफाइज दैट, ग्रेशियम का नियम स्पष्ट करता है कि, क्या करता है, देखिए आपने पढ़ा होगा ग्रेशियम का नियम क्या है। जैसे कि जितनी भी पुरानी नोट होती है ना, वो आपके नए नोट को चलन से बाहर कर देती है। होता क्या है कि लोग अपने पास पुराने जो रखे होते हैं उनको तो यूज कर लेते हैं, और जो नए नोट आते हैं उनको रख लेते हैं अपने पास। तो इसका क्या नियम है, इसका नियम ये है कि बुरी मुद्रा जो है आपकी अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। राइट आंसर इज बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपको स्टैटिस्टिक्स का दे रखा है, जिसमें क्लास गिवन है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55 और 55 to 70, 70 to 84। आपको क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पूछा है कि इफ द मोड ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 48.6 देन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी विल बी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्लासेस, क्या है हमारी क्लास, देख 10 to, एक सेकेंड, क्या थी पहली, 10 to 25, राइट, 10 to 25, ठीक, 25 to 40, 40 to 55, ठीक, 55 to 70, 70 to 85, 15 का अंतर आ रहा है, यानी कि आपका हो जाता है आई कितना, 15, राइट, आई मतलब इंटरवल। अब यहां आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, देखिए यहां थी 6, फिर आपकी थी 20, 40 एंड 3, 20, 20, ये है 40, 20, 40, हाँ 20, 40, ये आपका डैश एंड इसके बाद 3, है ना, हाँ ठीक है। चलिए ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसके बाद आपको मोड गिवन है, मोड दे रखा है आपको कितना, यानी कि मोड आपको गिवन है 48.6, यानी कि 48.6 होते हुए आपकी कौन सी क्लास बन जाती है, मॉडल क्लास, आपकी मॉडल क्लास आ जाती है ये वाली, जिसके अंदर यानी 40 to 55 के अंदर आपकी वैल्यू आ जाती है 48.6, ठीक। तो ये मॉडल क्लास हो गई 40 to 55। इसमें आपकी लोअर लिमिट ये है, यानी कि L इतना है। जस्ट मॉडल क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं हम F1, ठीक। इससे प्रीसीडिंग वाली ये जो आपकी 20 है, ये वाली आपकी कहलाती है कौन सी, एक सेकेंड, देखो ये वाली आपकी कहलाती है F0 और ये वाली आपकी होती है F2 सक्सीडिंग वाली, ठीक है। अब फॉर्मूला तो आपको याद होगा मोड का, चलिए नहीं है तो याद कर लीजिए भाई, याद तो करने पड़ेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी आपको क्या करना है, देखिए सेम कर देंगे, 2 लगा देंगे बस यहाँ पर, F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक। अब इसके बाद यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाता है, इनटू में I यानी क्लास इंटरवल, ये है आपका फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए मोड हमें कितना गिवन है 48.6, 48.6 इक्वल्स टू L लोअर लिमिट यानी 40, ओके, प्लस में F1 कितना है हमारा 40, एक सेकेंड, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहां ये हो जाएगा 44 माइनस
आपकी कितनी है फ्रीक्वेंसी F0, यहाँ ये 44 कर लीजिए, इसको थोड़ा सा इरेज करके हम कर लेते हैं 44, राइट, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 44 है, 44 में से माइनस करेंगे कितना 20, डिवाइडेड बाय 44 की 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 88 हो गया, माइनस में 20 माइनस F2 हमें पता नहीं है अभी, है ना, ऐसे ही लिख लेंगे, इनटू में आई कितना है हमारा 50, राइट 50, ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद देखिए अब ये 48.6 जो है इसमें से 40 को माइनस कर लीजिए तो यहाँ कितना बच जाएगा 8.6 बच जाएगा, राइट। फिर इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, 44 में से 20 माइनस किया दैट इज 24, 24 की मैं मल्टीप्लाई यहाँ 15 भी लिख दूं, ठीक, राइट है। फिर 88 में से 20 लेस किया तो 68 आ गया, माइनस कर दिया इसमें से F2, ओके। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पहुंचा दूं और इसको यहाँ पहुंचा दूं, तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए 24 इंटू 15 कितना हुआ 360 हुआ, ओके। अब ये 8.6 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ और 68 माइनस F2 हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना बच्चों, ये आ गया 0 यहाँ, अब इसको डिवाइड किया तो आपका आ रहा है 41.86 समथिंग, है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम कर लेते हैं कितना, अप्रोक्स 42 कर लेते हैं, राइट। अब 42 को ऐसे लिखिए यहाँ पर 68 माइनस F2 इक्वल्स टू 42। अब ये 42 को 68 में से माइनस कर दीजिए, F2 की वैल्यू आ जाएगी, F2 इज इक्वल्स टू 26, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 26 आ गई है, ओके, अंडरस्टूड। चले देखिए यहाँ आ गई आपकी 26 इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पे चले, देखिए इसको सही कर लीजिएगा, ये 44 था, चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच, लेजर एक अकाउंटिंग बुक है जिसमें खाता बही में ऐसी लेखा पुस्तिकी है जिसमें क्या करा जाता है, आपके ओनली रियल अकाउंट्स आते हैं, ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट आते हैं, या आपके सारे रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट आर ओपन, ओनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स आर ओपन। देखिए लेजर में तो आपके सारे ही अकाउंट्स आते हैं, रियल भी आता है, पर्सनल भी आता है, नॉमिनल भी आता है, सारे अकाउंट्स को ले जाते हैं, है ना। तो राइट आंसर इज सी। एन आइटम इज कंसिडर्ड मटीरियल इफ इट, कोई मद तब सार्थक मानी जाती है जब यह रिलेट्स टू रियल अकाउंट, रिलेट्स टू रॉ मटीरियल, इज सिग्निफिकेंट फॉर द यूजर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कोई भी आइटम को आप मटेरियल तब मानते हो जब वो सिग्निफिकेंट है किसी यूजर के लिए। यूजर के लिए जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब मान लिया कोई ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी है ना, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है जो कि पेन खरीदते हैं लिखने अपनी लिखाई रिकॉर्ड्स वगैरह लिखने के लिए, तो वो पेन जो खरीदना है वो 10 रुपीज का, वो उसके लिए मटेरियल नहीं हुआ आइटम, है ना। वैसे ही अगर आप किसी स्टेशनरी की शॉप से पूछें, स्टेशनरी वाले से पूछें, तो उसने 10 रुपए के पेन खरीदे, वो उसके लिए मटेरियल हो सकते हैं, है ना। तो ये सिग्निफिकेंट आपके लिए, यूजर के लिए जो होती है आइटम वही मटेरियल होती है। आप समझे इस चीज को कि उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ये जरूरी है, तभी आपकी मटेरियल कहलाएगी कोई आइटम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statements is not correct? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? As per Accounting Standard 26, only purchase goodwill to be recorded in the books of accounts. जी बिल्कुल, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये लिखा है कि जो परचेज गुडविल होगी उसको ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, उसके अलावा नहीं लिखना है, ठीक। फिर आगे लिखा है पॉइंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल हैव टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, ये भी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको एडजस्टेड कर लेना है आपको, किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सीधा सीधा, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल आपकी गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है, ठीक। अब गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, ख्याति क्या एक काल्पनिक संपत्ति है, नहीं, काल्पनिक संपत्ति यानी फिक्टिशियस एसेट्स एक ऐसी एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स ना होकर एक एक्सपेंसेस होते हैं, एक्चुअल में वो एक्सपेंसेस आपके एसेट साइड में दिखा दिए जाते हैं जब तक कि वो रिटर्न ऑफ नहीं होते, है ना। जैसे कि आपका हो जाता है इनकॉर्पोरेशन के पहले के जो खर्चे हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब
ठीक, और आपके हो जाते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें, या अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी काल्पनिक संपत्ति होती है। आपका गुडविल जो है फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता है, वो इंटेंजिबल एसेट होता है। तो ये तीनों बातें तो सही थी हमारी। इसमें से पूछा था हमसे नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट आपका क्या है आंसर, ये है डी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। रेपो रेट मींस, रेपो दर से तात्पर्य है क्या। देखिए, रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक जो है आपके आरबीआई से बोरो करते हैं मनी, है ना। और एक होती है रिवर्स रेपो रेट, वो क्या होती है, वही चीज आप ये बोल देंगे कि आरबीआई लेता है कमर्शियल बैंक से लोन, बट ऐसा नहीं होता। आरबीआई क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी होती है उसको अपने पास पार्क करा लेता है। यानी कमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा मनी को पार्क कर देते हैं कहां पर, आरबीआई के यहाँ, और उसके बदले में आरबीआई क्या करती है, उनको एक रेट देती है जिसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है हमारा, जब कमर्शियल बैंक लेते हैं लोन यानी बोरो करते हैं मनी, कहां से, आपके आरबीआई से। तो राइट आंसर इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द बुक्स ऑफ लेसी द अनरिकूव्ड अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स इज ट्रांसफर्ड टू, पट्टेदार की पुस्तकों में वसूलने हुई लघु कार्य की राशि को हस्तांतरित किया जाता है कहां पर, रॉयल्टी अकाउंट में, मिनिमम रेंट अकाउंट में, लेसेस के अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। देखिए भाई, जो पैसा आपको लेसी को अनरिकूव्ड रह जाता है उसके लिए क्या होगा, वो एक लॉस हो गया, है ना। तो वो कहाँ डालेगा, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देता है सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a feature of the hire purchase system? निम्नलिखित में से कौन सी किराया क्रय पद्धति की विशेषता नहीं है। देखिए, किराया क्रय पद्धति की विशेषता मैंने आपको सारी समझाई थी, अब उसमें से देखते हैं कि क्या है। पढ़िए, प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, मूल्य का भुगतान किस्तों में होता है, बिल्कुल होता है। हायर परचेज सिस्टम में भी होता है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, यहां पढ़ लेना, नॉट पूछा है। ठीक है, आगे, पोजेशन इज गिवन इमीडिएटली, माल का कब्जा जो है उसको तुरंत सौंप दिया जाता है। हाँ जी, हायर परचेज में भी दे दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी दे दिया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑन डिफॉल्ट सेलर हैज अ राइट टू रीपोजेस द गुड्स, बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपका, क्योंकि ओनर नहीं होता हायर परचेज सिस्टम में, जो आप हो, आप ओनर नहीं हो, परचेजर जो है वो ओनर नहीं है, इसलिए उसको क्या है, तो सेलर के पास एक तरीके से एक राइट होता है कि जो आपने गुड्स ली है, अगर उसका पेमेंट करने में आपने डिफॉल्ट किया है तो वो आपसे रिपोजेस कर लेगा उस चीज को। ठीक है, ठीक है, और जो आपने उस पर पैसे दिए हैं अब तक, उसको मान लिया जाता है कि वो रेंट दे दिया आपने उसको यूज करने का। ठीक है, तो आपकी चीज ही वापस वो ले जाता है, रिपोजेस कर लेता है, तो ये बात भी सही है। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, नहीं भाई, ये वाला आपका फीचर किसका है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये आपका इंस्टॉलमेंट का है, हायर परचेज सिस्टम का नहीं है। ओनरशिप आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली, जब आप डाउन पेमेंट कर रहे हो या एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। बट आपके इसमें हायर परचेज सिस्टम में आपको ओनरशिप एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको दी जाती है, तब आप ओनर बन जाते हो। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, नॉट फीचर बोल रहे हैं ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। अब हमने कंप्लीट कर लिया है यूपी टीजीटी का 2021 का पेपर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं यूपी का पीजीटी वाला पेपर, जो कि 2021 में हेल्ड हुआ था। ठीक है, तो बने रहिए आप सब हमारे साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू।